वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। लगातार हेलो किसान में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया और आपको कैसे और जानकारी मिल सकती है। आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे हमारे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही गन्ने की बुआई पूर्व मृदा जाँच के बारे में। काफ़ी अहम हो जाता है किस तरीके की जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी जांच भी आप कराएं। और साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, और इसके साथ ही अपना जो सवाल है ईमेल के ज़रिए भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल के ज़रिए अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। लगातार आपकी जो मेल्स आती हैं उनको हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। आप भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपका भी। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण को लेकर। मोटा अनाज जिसे हम श्री अन्न के नाम से अब जानते हैं, और श्री अन्न जो है कैसे वो हमारे अन्न में अब शामिल होने लगा है। एक समय था जब हमारी थाली से जो पोषक अनाज है, मोटे अनाज हैं, वो बिल्कुल गायब हो गए थे, लेकिन अब अगर प्रसंस्करण की हम बात करते हैं तो इसके ज़रिए लगातार ये हमारे भोजन में शामिल हो रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले अगर यहाँ डॉक्टर शालिनी बात की जाए, कितना ज़रूरी जो खाद्य प्रसंस्करण है, ना सिर्फ के अलग अलग उत्पाद इसके तैयार हो जाएं बल्कि किसान की आमदनी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न जो हैं वो हमारे देश की बहुत ही प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे हमारे अहम त्योहार हैं जिनमें हम लोग मोटे अनाजों को अभी तक लेके अपने पारंपरिक भोजन में मिलाते चले आ रहे हैं। तो अब उनको नई पीढ़ी के साथ में जब हमें जोड़ना है, नई पीढ़ी खिचड़ी और उपमा ज़्यादा रोज़ खाना नहीं पसंद करती, तो इसके लिए खाने में जितनी हम विविधता ला सकें और उसको ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकें, यानी कि उसको ज़्यादा सुलभ बना सकें, उसके लिए प्रसंस्करण करना काफ़ी आवश्यक है। और अगर ये सब प्रसंस्करण फार्म गेट पर, यानी कि किसान के जहाँ पर पैदावार हो रही है वहीं पर एक क्लस्टर बनाकर वहीं पर उसका प्रसंस्करण हो जाए, तो उससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे भोजन में विविधता भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, और विविधता के साथ साथ देखिए स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही पौष्टिकता जो है वो ज़रूर मिल पाएगी। तो इस बारे में और जानकारी आपसे हम आगे लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मोटे अनाज, जिन्हें अब श्री अन्न भी कह सकते हैं, ये जलवायु और वातावरण से लड़कर तैयार होने वाली ऐसी फसलें हैं जिनमें भरपूर पोषण समाया हुआ है। इसीलिए अब इनकी खेती की तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। मौजूदा आंकड़ों की माने तो 2017-18 में पौष्टिक अनाज का उत्पादन 164 लाख टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गया है। उत्पादन में बढ़त का मतलब खपत में भी इजाफा है। लोग किसी न किसी रूप में मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। मौजूदा समय में मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत करके कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, जिसमें फास्ट फूड से लेकर बेबी फूड भी शामिल है। ये खाद्य सामग्री पोषण से तो भरपूर है ही, साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी सुरक्षा देने में कारगर है। हालांकि वर्तमान समय में रेडी टू ईट के कॉन्सेप्ट पर भी युवा उद्यमी काम कर रहे हैं।
मिलेट मूल्य वर्धित श्रृंखला में इस समय 500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सरकार श्री अन्न की खपत बढ़ाने वाले व्यंजनों व मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को भी सहायता कर रही है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत श्री अन्न को शामिल करके महिलाओं और बच्चों के पोषण पर खासा जोर दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कुछ राज्य तो मिड डे मील में मोटे अनाज को शामिल कर स्कूली बच्चों की सेहत में सुधार का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। तो जाना आपने किस तरीके से जो श्री अन्न है, मोटा अनाज है, उसको हम अपने लगातार आहार में शामिल कर रहे हैं। और 2013-14 के मुकाबले अगर हम 2021-22 के आंकड़े भी देखते हैं तो इसके क्षेत्रफल में करीब अगर देखा जाए तो 25% से अधिक की जो वृद्धि है अभी तक दर्ज भी की गई है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैसे मांग के साथ साथ जो खपत है वो भी लगातार चल रही है और उसी हिसाब से क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गन्ने की खेती की, क्योंकि अगर खासतौर से गन्ने की खेती को देखा जाए या फिर हम चीनी की बात करें जिसका निर्यात जो है, जो एक तय लक्ष्य हमने रखा था उससे भी अधिक हमने इस बार किया है। लेकिन इसके पीछे के आधार की अगर बात की जाए, जब गन्ने की बुवाई की जाती है उससे पहले जो मिट्टी की स्थिति है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। और इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश जानना चाहेंगे आपसे कितना जो इसका असर है, जो प्रभाव है वो हम देख पाते हैं गन्ने की उपज पर। इसमें यह है, गन्ने की जब हम लोग बुवाई करते हैं उससे पहले हमने मिट्टी की जांच कराने के आधार पे हम पौधों को 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मुख्य रूप से जो उसके 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, ये पूर्ण मात्रा में किसान नहीं उपयोग करता है, जिससे आज हमारी चीनी प्रथा की भी कमी आ जाती है, हमारी उपज में भी गिरावट आ जाती है और साथ में बहुत से ऐसे हैं जो हमारे रोग और बीमारी की भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए हमें अपने मिट्टी का स्वास्थ्य का जांच करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना ज़रूरी है कि मृदा की जो जांच है वो हम ज़रूर कराएं और इसका लाभ किस तरीके से एक किसान को मिल पाता है। फिलहाल और भी जानकारी हम वेद प्रकाश जी से लेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई का काम मई माह में कर लिया जाता है। हालांकि इसकी पैदावार शरद व बसंतकालीन गन्ने से कम मिलती है। इसके कई कारक हो सकते हैं। गन्ने की पैदावार इस बात पर भी निर्भर करती है कि इससे पहले खेत में कौन सी फसलें ली गई, पानी की उपलब्धता और बीज। साथ ही बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं। कई बार मिट्टी में अनेकों प्रकार के कीटाणु होते हैं जो कि गन्ने के बीज को नुकसान पहुंचाते हैं। उसका असर फसल बड़ी होने पर देखने को मिलता है, जो पैदावार में कमी का एक कारण है। अगर बुआई से पहले मिट्टी की जांच कर ली जाएगी तो ये सुनिश्चित करना आसान होगा कि उर्वरक की कितनी मात्रा रखनी है। शुरुआत में ही मिट्टी का कैसे उपचार करना, मिट्टी की जांच कराने के लिए सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत करीब 23 करोड़ से ज्यादा मृदा कार्ड वितरित किए गए हैं। देश भर में 11,500 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की गई है, जिससे मिट्टी परीक्षण को आसान बनाया जा सके। साथ ही मिट्टी की मौजूदा स्थिति के हिसाब से कौन सी किस्मों को लगाया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ से सलाह ले। कुछ क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती। ऐसे में कतार के बीच में पत्तियों की 7 से 8 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दे। ऐसा करने से पेड़ी के खेत में सिंचाई के बाद नमी बनी रहेगी। खरपतवार भी कम उगेंगे और गन्ने की पताई धीरे धीरे सड़ती रहती है तो कंपोस्ट खाद का काम करती है। तो जाना आपने किस तरीके से गन्ने की जो बेहतर उपज है वो आपको मिल सकती है और इस दौरान किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, जिसमें मिट्टी की जो जांच है वो सबसे पहले आ जाती है। और आपको बता दें जो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है हमारे साथ। आप भी हमारे टोल फ्री नंबर जो है इस पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल एक ईमेल हमारे पास आया है अंकुर सहाय जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर वेद प्रकाश, अंकुर जी जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की बुआई करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और खासतौर से गन्ने में लपेटनी किस्म की जो खरपतवार आ जाती है उसकी रोकथाम कैसे की जाए। उसमें जो गन्ने में जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बुवाई के समय पे हम उसको 2,4-D जो आता है दवाई, तो उसका हम उसको कोड़ में ही डाल दें, तो जिससे आगे जो खरपतवार कम उगेंगे। जी,
बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम आप कर सकते हैं। और साथ ही जो मोटे अनाज के प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर शालिनी, मोटे अनाज में अलग अलग फसलें जो हैं वो हमारी शामिल रहती हैं। पहले अगर हम ज्वार की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है अगर 2013-14 के मुकाबले 2021-22 की अगर बात की जाए तो इनके MSP में करीब 80% की जो वृद्धि है वो सरकार ने की है, यानी किस तरीके से और ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो लगातार दिया जा रहा है। लेकिन अब मसला ये आता है कि ज्वार से बने जो उत्पाद हैं वो कैसे हम अपने आहार में या दिनचर्या में उनको शामिल कर सकते हैं, और कौन कौन से उत्पाद जो कि उससे तैयार होते हैं? जी बिल्कुल, ज्वार जो है हमारे देश का चौथा मुख्य अन्न है और हमारे आहार में ज़रूर इसको शामिल करना चाहिए। तो इसको शामिल करने का कई रूप में हम ज्वार को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ज्वार इस मौसम में खाना बहुत अच्छा भी माना जाता है। ज्वार का आटा तो हम रोटी के आटे में 30% तक मिला सकते हैं, यानी कि 70 ग्राम अगर गेहूं का आटा है तो 30% ज्वार का आटा आराम से मिलाया जा सकता है। उससे रोटी की बनावट या स्वाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा, ज्वार के बहुत सारे अन्य उत्पाद हैं, जैसे कि बिस्कुट बन सकते हैं, उसको पिज़्ज़ा बेस के आटे में मिला सकते हैं, ब्रेड्स बन सकती हैं, उसके फ्लेक्स हैं, फ्लेक्स यानी कि उनके पोहे बन जाते हैं। और जैसे हम चावल का पोहा खाते हैं वैसे ही हम ज्वार का भी पोहा खा सकते हैं। और उस ज्वार के पोहे या फिर आटे को हम लोग जैसे पकोड़ा बनाते हैं या वड़ा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उन सब में हम आराम से इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वार का सत्तू भी है, पानी में पौष्टिकता के साथ साथ देखिए जो स्वाद का आनंद है वो भी आप ले सकते हैं मोटे अनाज के जरिए। ज्वार में भी अभी डॉक्टर शालिनी ने बताया, देखिए कितने उत्पाद जो हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। काफ़ी लजीज व्यंजन जो हैं इनसे जो लगातार तैयार भी किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका देवेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी देवेंद्र जी, स्वागत आपका। हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये पूछना है, गन्ने की फसल लगना चाहते हैं हम भरतपुर राजस्थान में जी। अब हम ये पूछ रहे कोई मुलायम और मीठी और जो काना पड़ता है गन्ना उससे रहित कोई किस्म हो जी, चलिए उसके बारे में पूछ, यानी गन्ना जो है और वो बीज कहाँ से प्राप्त होगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर वेद प्रकाश क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसमें ऐसा है जी, कोसा 118 प्रजाति है, इसको आप बो सकते हैं, जिसमें काना भी नहीं लगता है। और जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के, जैसे हमारा सेवरई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कुशीनगर में, तो वहाँ से भी बीज ले सकते हैं। अगर कोई पश्चिम का किसान है तो हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर है, तो वहाँ भी सॉफ्ट प्रजाति का भी बीज मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो आप लेना चाहते हैं जो किस्म, उसका बीज आपको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो किस्में हैं आप उनका चयन करें। साथ ही डॉक्टर वेद प्रकाश जी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से मिट्टी की जांच की हम बात कर रहे हैं, तो जो किसान गन्ने की खेती करते हैं वो किस तरह के मानक उनकी मिट्टी में होने चाहिए? ये मानक तो तय है कि हमें कोई भी गन्ने की खेती करें उसके लिए 6.5 से 7.5 pH होना चाहिए, और जहां हमारा जीवांश की मात्रा है वहां हमारा 0.5 से ऊपर होना चाहिए। आज हमारा पूरा प्रदेश का अगर जीवांश से देखा जाए तो 0.3% से भी नीचे है, तो हमें एक तो जीवांश भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा, हमारे कहीं कहीं फास्फोरस की भी कमी है, पोटास की भी कमी है, तो वो भी हमें मध्यम रेंज में पोटास 80 kg प्रति हेक्टेयर लगभग गन्ने के लिए जरूरत पड़ती है, और 60 kg हमें पोटास की भी जरूरत पड़ती है, 25 kg हमें जिंक की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हम अगर मृदा परीक्षण कराने के बाद ही अगर उसका जो सुझाव दिया जाता है वैज्ञानिक, तो वो प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा गन्ने का उत्पादन जो 25-30% कम हो जाता है तो वो हमारा बढ़ जाएगा। साथ में हमारा चीनी पड़ता भी बढ़ जाएगा 1 से 1.5%। लेकिन खासतौर से अगर हम जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मुजफ्फरनगर क्षेत्र की भी अगर बात करें, तो बड़े पैमाने पर किसान यहाँ गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन क्या जो मिट्टी की जाँच है आपको लगाता है कि उतनी ही जागरूकता मिट्टी की जाँच को लेकर भी है, या अक्सर हम यही देखते हैं कि सिर्फ गन्ने की खेती करनी है, जो बुआई है वो कर दी गई, उसके बाद खेत को छोड़ दिया गया, लेकिन मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते? नहीं, यहाँ पे अभी ऐसा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टेंस है, जो लगभग किसान 50-60% वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए गए हैं, वो चाहे कृषि विभाग से, उप निदेशक के स्तर से बनाए गए, हमारे गन्ना शोध केंद्र से भी बनाए गए, और कुछ हमारी चीनी मिल जैसे IPL की चीनी मिल है तो वहाँ भी मृदा परीक्षण होता है। जागरूकता जो है जागरूकता बढ़ी हुई है, और उससे हमें किसानों का भी
काफी लाभ मिला हुआ है और चीनी पड़ता भी बढ़ा हुआ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चीनी पड़ता पहले बहुत कम हुआ करता था, आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश उससे महाराष्ट्र से भी हम आगे हैं कि वहाँ से भी हमारा 1 से 1.5 यूनिट तक का हमारा चीनी पड़ता इस साल अच्छा रहा है। और चीनी का भी उत्पादन की बात देखें तो हम महाराष्ट्र से भी काफी अधिक हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 1,09,000 टन लगभग हमने चीनी का उत्पादन किया है और चीनी पड़ता भी हमारा 12.5 से ही अधिक रहा है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार अच्छी उपज जो है वो मिल रही है, लेकिन जरूरी मिट्टी की जांच कराएं और साथ ही मोटे अनाज का प्रसंस्करण कैसे आप कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में और गन्ने की बुआई से पहले किस तरीके से आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं, कितना लाभ इसके ज़रिए आपको गन्ने की उपज में मिल सकता है। आप भी अपना जो सवाल है पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और साथ ही आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक ईमेल हमारे पास आया है सविता जी का हरियाणा से। डॉक्टर शालिनी ये जानना चाह रही हैं कि बाजरे से किस तरह के जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, उसका जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिले? जी सविता जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। बाजरे के बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। बाजरे के को फुलाकर भी बनाया जा सकता है, यानी कि उसको फुलाकर या फिर भूनकर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बिस्किट, ब्रेड्स, दलिया, कुकीज़, मफिन्स, केक्स, हर जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी फन फ्लिप्स जैसे या फिर ऐसे कुरकुरे जैसे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। यानी अलग-अलग उत्पाद हैं वो तैयार हम कर सकते हैं। जी, और इसकी ट्रेनिंग आप कई जगह कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर ले सकते हैं और आपके आसपास CCS, HAU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी इसके प्रसंस्करण की तकनीक बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से डॉक्टर शालिनी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया, जो हमारे किसान मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि मिलेटप्रेन्योर इनको अब हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से ना सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं बल्कि एक जो पोषक सुरक्षा जो ज़रूरी है, पोषण सुरक्षा, उसके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या जो युवा हैं वो इसके ज़रिए एक लगातार एक उद्यम के रूप में अपने आप को आगे ला सकते हैं? जी, इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ ही रही है जी। और बहुत सारे जीवन शैली विकारों से जो हमारी जनसंख्या जूझ रही है, यानी कि अनीमिया है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर के रोग हैं, उन सब के कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में अगर हम बदलाव करें और हमारे खान पान में थोड़ा रेशा का मात्रा बढ़ा दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दें, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा दें जी, तो वो सब हमें तरह तरह के हमारे जो 9 विविध प्रकार के पोषण अनाज हैं, यानी कि कदन या श्री अन्न, इनको जब हम अपने आहार में शामिल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही निजात मिल जाती है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्थ फूड सेगमेंट में अगर प्रोसेसिंग के फॉर्म में अट्रैक्टिव कन्वीनियंट फूड्स के फॉर्म में ये इसको ला पाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी
मुनाफे की यानी उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और देखिए अच्छा मुनाफा जो है वो आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और मेल हमारे पास आया है जयदेव जी का, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर वेद प्रकाश जी ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो गन्ना है उसमें चीनी की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसमें चीनी की मात्रा जब हम पोटास की पूरी मात्रा देंगे, यानी 60 केजी प्रति हेक्टेयर हमें पोटास जब देंगे तो पोटास से ही उसकी चीनी की मात्रा बढ़ती है। अगर हम नाइट्रोजन अधिक दे देंगे तो उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो हमें फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा हमें गन्ने की बुवाई के समय ही देनी है। जी हाँ, और उसके लिए आवश्यक यही कि पहले मिट्टी की जांच कराने, तभी शायद हमें पता चल पाएगा। जी जी जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम खेत की जब तैयारी करते हैं उस समय हमें अपने खेत से मृदा नमूना लेना चाहिए। और नमूना कैसे लेना चाहिए, जैसे अगर एक खेत है तो एक खेत से 8 या 10 जगह से 6 बाई 4 और 9 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उससे एक साइड से 2 इंच मोटी परत ले लीजिए और कोई साफ बाल्टी हो उसमें मिट्टी डाल लीजिए और फिर उसको 4 बराबर भागों में बांट लीजिए जी। और फिर उसके बाद जो मिट्टी रह जाए फिर उसको 2 बार बराबर भागों में बांट लीजिए। इस तरीके से प्रक्रिया करने के बाद फिर वो अपना किसी भी नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना भिजवाएं और फिर वहां पे उसकी जांच करवाएं। जांच में ये होता है कि मुख्य पोषक तत्व की भी जांच हो जाती है और सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। 200 रुपये में उसको 16 पोषक तत्व की जांच मिल जाती है और सामान्य तौर पर निःशुल्क है जो हमारा मृदा की जो जांच कराई जाती है। जी जी जी, लेकिन इसके जब नमूने की हम बात करें, सैंपल की अगर खास तौर से बात की जाए तो कुछ किसानों का मत ये होता है कि इसकी जो मानक हैं अलग अलग खेत में हमें मिलते हैं, उनकी मात्रा अलग अलग मिलती है। तो किस तरीके से जो सैंपल है वो इसका हम ले सकते हैं और कितने सैंपल लेने चाहिए एक खेत में से? एक खेत से जैसे 1 बीघा से कम 1 सैंपल लेना चाहिए और उसका ये मानक है कि जैसे हमने 1 महीने पूर्व ही नाइट्रोजन डाली हो खेत में, तुरंत अगर खाद डालिए तो हम वहाँ का नमूना नहीं लेंगे। 1 महीने पहले ही कोई भी फर्टिलाइजर पड़ा है उसके बाद हम उसका नमूना लेंगे। और लेने का ये विशेषता कि ऊपर की मिट्टी थोड़ा खुरपी से हटा दीजिए और फिर उसके बाद ही गड्ढा खोदें और खोदने के बाद फिर उसको जितनी हमारी रोड़ी या पत्थर कुछ निकले उसको साफ निकाल देना चाहिए और साफ उसको कपड़े की थैली या पॉलीथीन में भर के ही मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाना चाहिए और फिर उसका जांच हो जाएगा। जैसे जीवांश की जांच हो जाएगी, उपलब्ध फास्फोरस की जांच हो जाएगी, पोटास की जांच हो जाएगी। अगर किसान सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जांच कराता है तो उसमें जिंक की भी जांच हो जाएगी, मैंगनीज की भी जांच हो जाएगी, कॉपर की भी जांच हो जाएगी। तो इससे सारी चीजें अगर किसान उसमें डालता है तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हमें जो मुख्य हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये हमें 80% जरूरत पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो हमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी गन्ने की बुवाई के समय हमें कुंड में देना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी, भले ही इनकी जो कम मात्रा है उसका उपयोग किया जाता हो, लेकिन उतने ही ज़रूरी हैं हमारी जो फसल है उसके स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उपज के लिए भी। साथ ही यहाँ एक और ईमेल हमारे पास आया है केशव जी का, रांची झारखंड से। डॉक्टर शालिनी, केशव जी जानना चाह रहे हैं कि रागी से क्या क्या उत्पाद वो बना सकते हैं और कहाँ इनको ट्रेनिंग मिल सकती है झारखंड में? जी, रागी जो है कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरपूर है। तो सबसे पहले तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बढ़ते बच्चों को और जो बढ़ती उम्र वाले लोगों को, दोनों को ज़रूरत होती है जी। तो बेबी फूड सेगमेंट में सबसे पहले रागी का माल्ट बना के, यानी कि रागी को थोड़ा सा उपजा कर यानी कि अंकुरित करके उसको भून के उसको बेबी फूड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंकुरित करके ही या फिर भून कर उसको रोटी, डोसा, इडली, उसके फ्लेक्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि चपटा करके उसके पोहे टाइप की बना दिया। और बहुत सारे उत्पादों में जैसे केक्स, बिस्किट्स, पैनकेक्स, वॉफल्स, इन सब में बहुत आराम से इनको शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। फिलहाल राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर नांदेड़ महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजेश जी? हेलो राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो, कोशिश कर रहे हैं राजेश जी से हमारा संपर्क हो सके। नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी?
चलिए फिलहाल संपर्क हमारा इनके साथ नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे अगर ये हमारे साथ जुड़ते हैं इनके सवाल को शामिल किया जाए। और यहाँ खासतौर से डॉक्टर वेद प्रकाश जानना चाहेंगे आपसे, गन्ने की जब खेती की हम बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से भी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल पूछा, महाराष्ट्र से भी हमारे फिलहाल जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि जो विविधता है वो हमारे यहाँ हमारे देश में पाई जाती है, ऐसे में कितना ज़रूरी कि जो किसान हैं वो समय से मिट्टी की जाँच कराएँ, क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल जो है वो बहुत जल्दी ले ली जाती है, या वो जो पहली फसल है उसमें इतनी देरी हो चुकी होती है, किसान को लगता है कि मिट्टी की जांच जो है वो बाद में कराई जाएगी, और इस दौरान होता है कि वो लापरवाही फिर आगे बढ़ती ही चली जाती है। किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि मिट्टी की जांच सबसे बढ़िया जो उपयुक्त समय रहता है गेहूं की कटाई के बाद। जब हम गेहूं की कटाई कर लें उस समय हमारा खेत खाली रहता है 15-20 दिन, 1 महीने। उसके बाद जब हम कुछ किसान लोग मई में गन्ने की बुवाई करते हैं तो उससे पहले हमें 15 दिन अपनी मिट्टी की जांच करवा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें गेहूं के लिए फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन मिल जाता है और गन्ने के लिए भी मिल जाता है। तो हमें ये वास्तविकता देखना चाहिए कि क्या है उसमें खेत में, कि नाइट्रोजन तो नहीं ज़्यादा मात्रा में उसमें उपलब्ध है, फिर भी हम ज़्यादा रासायनिक खाद यूरिया डाल रहे हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नैनो यूरिया का भी प्रयोग किया कि ज़्यादा ये यूरिया ना वेस्ट हो, सिर्फ एक ही सीसी में पूरा ज़्यादा स्प्रे के रूप में दे दिया जाए, जिससे किसानों का ज़्यादा मटेरियल वेस्ट ना हो। तो इसलिए ऐसे से बहुत से हमारे बायो फर्टिलाइजर बनाए गए हैं, जल विलेय उर्वरक, उसमें फास्फोरस भी है, पोटास है, कि जो ज़्यादा हमें एएसएसपी नहीं मिल पाती है तो सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिल पाता है, तो हम जल विलेय उर्वरक भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ हमारे गन्ना शोध परिषद से बहुत से बायो फर्टिलाइजर भी बनाए जा रहे हैं, जैसे पीएसबी है और राइजोबियम है, एस्टोबैक्टर है। तो इसको अगर हम प्रयोग कर लें तो तब भी हमारी जमीन का उर्वरता बनी रहेगी। आज हमारी जमीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो इसको किसान भाइयों ध्यान रख के हमें ज़्यादातर रासायनिक खाद नहीं डालना है। बिल्कुल, इस बात का देखिए ख्याल रखना होगा, और खासतौर से पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से हम जो मिट्टी है उसका ख्याल रख सकें, क्योंकि जो प्रमुख कारक हैं पर्यावरण के, फिर चाहे मिट्टी की बात करें, पानी की बात की जाए, हवा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये तीनों कृषि से जुड़े हुए हैं और उसका असर भी हम देख पाते हैं। फिर चाहे जैसा आपने कहा कि जो मिट्टी की सेहत है वो काफ़ी ख़राब हो पा रही है, लेकिन क्या स्थिति अब आज के समय की अगर हम बात करते हैं, क्या वास्तविकता है हमारी जो मिट्टी है उसकी सेहत की? आज भी वास्तविकता देखी जाए तो हमारी मिट्टी की सेहत बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि इसमें जीवांश की कमी है। और जीवांश के लिए इसकी हम पूर्ति करें, या तो हम जो हमारे फसल के हैं अवशेष वो हम नष्ट न करें। जैसे अभी धान था, धान में लोग पुआल जला देते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर खेत को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। उसी तरीके से अभी गेहूं का कुछ लोगों ने कंबाइन से कटाई की है तो उसके अवशेष जला देते हैं। तो किसान भाइयों, ये अवशेष जलाना नहीं, ये अवशेष आपको खेत में ही पड़ा रहना है। उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए, 2 केजी यूरिया डाल दीजिए, उससे आपका सड़ जाएगा। या हमारा पूसा से बहुत से बायो कंपोस्ट बन रहा है, वो आप उसमें वेस्ट मटेरियल डाल दीजिए, जिससे उसका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा बन जाएगा, वो सड़ जाएगा और उसके लिए भरपूर हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं तो हमें हरी खाद भी लेना चाहिए, जिससे हरी खाद से क्या होता है कि उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। हरी खाद में हम ढैंचा की फसल ले लें तो ढैंचा भी हमारा क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी का अगर हमारा पीएच बढ़ गया है तो वो हमारा निश्चित रूप से उसका अम्लीय नेचर होता है हमारा ढैंचे का, तो निश्चित रूप से हमारा 6.5 से 7.5 पीएच आ जाएगा। और जहां हमारा ऑर्गेनिक मैटर 0.23% है वो निश्चित रूप से 0.6 से ऊपर हो जाएगा। यानी हमारा डबल इसमें फायदा हो जाएगा, यानी मृदा का स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा और दूसरा हमारा का नाइट्रोजन की 78% सेविंग भी हो जाएगी 25%। तो किसान भाई ज्यादातर कोशिश करें कि हमें हरी खाद के रूप में पहले प्रयोग करें, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में जब गन्ना की बुवाई होती है उस समय जुलाई के लास्ट के महीने में वो ढैंचे की पलटाई कर दें और उसके बाद अगस्त में मिट्टी की जांच करा लें और 15 सितंबर से शरदकालीन गन्ने की बुवाई शुरू हो जाती है। तो उस समय ज्यादातर किसान ये विधि को अपनाएं तो निश्चित रूप से उसको पैदावार भी अधिक मिलेगी और उसकी जमीन का भी स्वास्थ्य भी बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि अगर माँ की कोख ठीक नहीं है तो हम कोई भी प्रजाति डाल दें
तो वो निश्चित रूप से उतना अच्छा हमें जमाव नहीं मिल पाता है, उतने फिर बेहतर उसके परिणाम बाद नहीं मिल मिल पाता है। जी, तो देखिए पहले से ही ये सारी तैयारी हमें करनी होती है, इसलिए आपको पहले ही हम बता रहे हैं कि कैसे मिट्टी की जांच आप करा सकते हैं और कितना ज़रूरी है मिट्टी की जांच कराना। साथ ही यहाँ लगातार बात कर रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर भी। इस बारे में डॉक्टर शालिनी और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जब स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देख पाते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जो पोषक अनाज हैं। आमदनी अगर देखी जाए वो भी इसमें काफ़ी बेहतर मिल पा रही है, लेकिन जब महिलाओं के नज़रिए से देखते हैं, स्वरोजगार की बात की जाए, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, कितना योगदान आपको लगता है कि इनके ज़रिए अब आज के समय में समाज में आ रहा है? जी बिल्कुल, समाज में जीवन शैली विकारों की वजह से भोजन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। लोग कई लोग तो ग्लूटेन फ्री उत्पाद ढूंढ रहे हैं, और ग्लूटेन फ्री का सबसे अच्छा विकल्प हमारे ये कदन यानी कि श्री अन्न है। और जिस तरह से आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो हर सेगमेंट में, यानी रोटी की जो हम रोटी खाते हैं, जो हम पोहा खा रहे हैं, जो बिस्किट्स, नमकीन, केक, इन सब में हर प्रकार के भोजन में आप देखिए, इंस्टेंट नूडल्स भी जो आती हैं उसमें भी हम मल्टीग्रेन फूड्स देख रहे हैं। और मल्टीग्रेन में ज़रूर ये मिलेट्स को शामिल किया जा रहा है। मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा बेस हैं, मल्टीग्रेन वॉफल मिक्सेस हैं, केक्स हैं। ये हर तरीके से हर सेगमेंट में श्री अन्न जो है हमारे फूड्स में समा रहे हैं। आप देखिए व्रत की नमकीनों में भी अब बदलाव आ रहा है जी। जो हम भुजिया खाते थे उसमें भी अब श्री अन्न शामिल है। जी बिल्कुल, और यही देखिए किस तरीके से यही प्रयास हैं जो अब फलीभूत होते हमें नज़र आ रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास किया गया, जो किसान हैं उन्होंने पूरा साथ दिया, और उसी के बलबूते आज हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो मोटे अनाज का क्षेत्रफल है उसमें इजाफा हो रहा है। जो अच्छी उपज है मोटे अनाज की वो हमें मिल रही है, और इसका परिणाम ये कि ना सिर्फ आत्मनिर्भरता जो है आर्थिक दृष्टि से वो आ रही है, बल्कि इसके साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे किस तरीके से मोटे अनाज का प्रसंस्करण आप कर सकते हैं, और साथ ही गन्ने की बुआई से पहले और किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको, मिट्टी की जांच अगर आप करवाते हैं। ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, और साथ ही गन्ने की बुआई से पहले कैसे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं, कितना लाभ इसके ज़रिए हमारे जो गन्ना किसान हैं उनको मिलता है, और साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए भी, और इसके साथ ही टोल फ्री नंबर जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास आया है मध्य प्रदेश से संजीव जी का। डॉक्टर शालिनी, संजीव जी जानना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिल सकती है प्रसंस्करण के लिए, और क्या कुछ आर्थिक मदद भी इसमें मिल पाएगी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको प्रसंस्करण उपयोगी उपकरण भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी जी। और भारत सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, और PFMME स्कीम में या PLI स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके प्रोजेक्ट की लगभग 35% तक की लागत का आपको सब्सिडी मिल सकती है। 10 लाख तक उसका ऊपरी प्रावधान है। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर शालिनी अक्सर हम देखते हैं जो आज के समय के उपभोक्ताओं की अगर बात की जाए तो जब मिलेट्स का नाम लिया जाता है तो ज्वार या बाजरा, कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो शायद जिनको प्राथमिकता दे दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसे मिलेट्स हैं जिनके जो काफ़ी जिनमें लाभकारी गुण हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कोदो की हम बात करें या दूसरे भी हैं, उनका कैसे एक लाभ जो है वो हमें मिल सकता है स्वास्थ्य के प्रति, और एक किसान जो उनकी खेती कर रहा है उसको कैसे लाभ मिल पाए? जी बिल्कुल, हमारे जो मुख्य श्री अन्न है यानी कि बाजरा, रागी और ज्वार, इसके अलावा भी हमारे जो श्री अन्न है उसमें हमारे कोदो, चीना, कंगनी, कुटकी, हरी कंगनी, इस प्रकार के कई सारे मिलेट्स हैं जो हमारे देश में ही उगाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि पूरे विश्व में लगभग हमारे ही देश में वो उगाए जाते हैं। जैसे सामक के चावल, बार्नयार्ड मिलेट हो गया, तो हम लोग उनको मिलेट के नाम से जानते ही नहीं थे, लेकिन सामक के चावल के नाम से जानते थे। तो उसको जो है उसको उन हर एक प्रकार के अलग अलग गुण हैं। जैसे कोदो है, कोदो में एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स की बहुत अच्छी मात्रा है। अगर हम प्रोसो मिलेट की बात करें तो विटामिन बी जैसे नायसिन है, फोलिक एसिड है, वो और प्रोटीन वो बहुत अच्छी मात्रा में चीना में मिलता है जी। फिर लगभग अंडे के बराबर उसमें प्रोटीन है। उसके अलावा जैसे हमारा हरी कंगनी हो गई, कुटकी हो गई, इनमें भी रेशे की मात्रा बहुत अधिक है। फिर विटामिन्स की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो हर प्रकार के श्री अन्न का अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग उपयोग हैं। तो कुछ जो हैं किसी में बहुत अच्छी खुशबू है, किसी में वसा की मात्रा ज़्यादा है, किसी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है, किसी में आयरन ज़्यादा है, किसी में जिंक ज़्यादा है। तो बिल्कुल देखिए, उसी हिसाब से जो उसमें मौजूद पोषक तत्व हैं वो हमें मिल सकते हैं। आवश्यकता तो सिर्फ यही कि इनको हम जानें समझें, क्योंकि लगातार हमारे जो किसान हैं अब इनकी खेती को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, और कोशिश उनकी ये है कि जल्द से जल्द ये बाज़ार तक पहुँचे, और उसके बाद जो भोक्ता हैं ना सिर्फ वो स्वाद का आनंद ले पाएँ, बल्कि जो पौष्टिकता है, जो पोषण है, उनके ज़रिए वो उनको मिल सके। साथ ही डॉक्टर वेद प्रकाश जी, पोषण की जब बात की जाए तो हम गन्ने की भी बात कर रहे हैं कि कैसे उसके ज़रिए भी जो हमारी उपज है उसको बेहतर पोषण मिल सकता है। कई तरह के रोग हम देखते हैं जो मृदा जनित रोग हैं, क्या वहाँ भी ये ज़रूरी है कि अगर मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो जो एक किसान है उसको काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है कि वो पहले से ही इस तरह के जो एक तरीका का उपचार जो है वो मृदा के लिए कर सकता है? बिल्कुल सही है। अभी जैसे हमारे यहाँ बायो फर्टिलाइजर ट्राइकोडर्मा बनता है, गन्ना शोध परिषद में मुजफ्फरनगर में भी बन रहा है, शाहजहानपुर में भी बन रहा है। इसमें जो हमारे मिट्टी जनित जो रोग हो जाते हैं तो वो उसमें निश्चित रूप से उसकी जो मात्रा है, जब हम उसकी खेत की तैयारी करें उस समय जब दूसरी जुताई करें तो हम 10 kg ट्राइकोडर्मा और 50-60 kg सड़ी गोबर की खाद में मिला के उसको खेत में डाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम गन्ने की बुवाई करेंगे तब आगे कोई इसमें रोग, कोई फंगस हो या कोई बैक्टीरियल हो तो उसमें नहीं लगता है। तो ये हमें बिल्कुल डालने की आवश्यकता है किसान भाइयों। ये तो सॉइल टेस्ट के आधार पे भी आप उसको कर भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी जनरली आप डाल सकते हैं ट्राइकोडर्मा।
जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं और इसके ज़रिए लाभ आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास आया है सतीश जी का उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं क्या जो लाल सड़न रोग है वो भी इसी वजह से होता है, मिट्टी की वजह से होता है? यहाँ बिल्कुल इसमें फैक्टर मिट्टी की वजह से भी होता है, लेकिन कुछ किसान लोग जो ट्राइकोडर्मा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डाले हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से उनका वो रोग नहीं लगता है। तो ये ट्राइकोडर्मा बेस्ट है उसके लिए, फफूंदीजनक रोग के लिए इसको आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से जब अलग अलग रोगों के हम देखते हैं तो कई तरह के रोग तो किसान को परेशानी का सबब बन ही जाते हैं। इससे अगर हम चीनी की मात्रा की बात करें, क्योंकि अगर जो जैसा आपने कहा कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अगर हमारी मृदा में नहीं है तो जो चीनी की मात्रा है उपज प्रभावित होगी, तो जाहिर तौर पे वहाँ भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन कैसे वहाँ अगर किसान जो है इसको ठीक कर सकता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर मिट्टी की जांच नहीं कराई है और आगे हम चाह रहे हैं कि जो चीनी की मात्रा है वो हमें सही मिले, तो क्या उनको करना चाहिए? किसान को अपनी मिट्टी की जांच करा के जो हमें मुख्य तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट वो तो देने ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी बुवाई के समय पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पैकेट भी डालना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो चीनी परता भी बढ़ेगा और किसान की यील्ड भी बढ़ेगी। तो ये उसको उपयोग में लाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी किसान लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो इस्तेमाल है वो इसका लगातार किया जा रहा है। और ख़ासतौर से डॉक्टर शालिनी, क्योंकि पोषण की जब हम बात करते हैं, श्री अन्न है वो तो एक तरीके के हम कह सकते हैं कि मुख्य विकल्प हमारे पास आज के समय में पोषण के लिए। खाद्य सुरक्षा हमने पहले सुनिश्चित की और आज के समय में जब G20 के तहत भी हम बात करते हैं एक धरा एक परिवार एक भविष्य, तो कहीं ना कहीं पोषण के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सटीक बैठता है उस पर भी कि जो पोषण है ना सिर्फ हमारी आवश्यकता है बल्कि पूरे विश्व की आवश्यकता है, और उसके लिए शायद जो बेहतर विकल्प है वो श्री अन्न है आज हमारे सामने। जी बिल्कुल, और विश्व को पोषण देने के लिए ही हमारे भारत में इतनी सारी कदन हमारे पास उपस्थित हैं और बहुत सारी कदन तो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उगाई जाती हैं। तो इसीलिए हमारे भारत में इसके बीजों का प्रावधान, किस्मों का प्रावधान हर जगह उसको किसानों को बोला जा रहा है कि आप इन्हें उगाइए। ऑर्गेनिक हैं, इनको उगाने में ज़्यादा लागत नहीं है, हर तरह की भूमि में ये उग जाते हैं, ज़्यादा उगाने में समय नहीं लगता है। तो मतलब हर तरीके से ये क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हैं, जो मौसम में बदलाव आ रहा है। तो पूरे विश्व को हम मार्केट बना के चलें, और बहुत बड़ा मार्केट है फंक्शनल फूड्स का, जिसमें हम श्री अन्नों के को ना केवल उत्पाद बना के बल्कि उसके अलग अलग जैसे उसकी ब्रांड है, उसका फाइबर है, उसका अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनके बहुत सारे अलग फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हम इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, विपणन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि आज के समय में फिर चाहे पिज़्ज़ा बेस की हम बात करें, बर्गर की बात करें, इनमें भी हमें जो हमारे जो मोटे अनाज हैं उनका मिश्रण उसमें हमें मिलता है। लेकिन एक जो किसान जो कि चाहता यही है कि अच्छे से वो अपनी खेती करे। किसान खेती तो कर लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा जो विपणन है वो ज़रूरी कि हम किस तरह की मांग जो है बाजार में निकलते हुए में आ रही है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करते हुए नज़र आती है, ODOP जैसी जो स्कीम्स हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन क्या ऐसे में क्लस्टर अप्रोच जो है या FPOs की हम बात करें, उनकी भूमिका और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रसंस्करण की जब हम बात करते हैं तो? जी, प्रसंस्करण में बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, यानी कि या सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोच है, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बहुत कार्यरत हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। और जहाँ पर प्रसंस्करण की बात आती है, महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा ये विकल्प है कि इस क्षेत्र में उनका नेचुरल उनका टैलेंट होता है, अपना इंक्लिनेशन होता है, और विपणन के लिए इतना अच्छा मार्केटिंग का जो सिस्टम आ गया है, उसमें भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हर तरीके से इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। एपीडा की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो गांव-गांव में जाकर बताते हैं कि हाँ, हम इस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं जी बिल्कुल विपणन के लिए। और एक्सपोर्ट में बिल्कुल प्रमोशन देते हैं कि किस तरीके से आप लाइसेंसिंग करें, किस तरह कहाँ से टेस्टिंग कराएं, कैसे पैकिंग करें, पूरी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय या KVK हों या
एपीडा की तरफ से भी लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं जिससे जो किसान हैं वो इसके बारे में और बेहतर ढंग से जानकारी ले सकें। फिलहाल एक महाराष्ट्र से ईमेल हमारे पास आया है विजय जी का। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, विजय जी जानना चाह रहे हैं कि क्या जो हमारे सिंचाई की जो सूक्ष्म पद्धतियाँ हमारे पास हैं उनके ज़रिए अगर हम गन्ने में सिंचाई करते हैं तो उससे क्या मृदा को कुछ लाभ मिल सकता है? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सिंचाई ज़्यादा हो जाती है तब भी कहीं ना कहीं नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जो हमारी पद्धतियां हैं, जैसे कहीं स्प्रिंकलर द्वारा भी डालते हैं, कभी पाइप द्वारा वो करते हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। ऐसे ज़्यादातर खेत में पानी लग जाता है, किसानों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से कारगर मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कारगर। इसके लिए हमारी भारत सरकार भी इस पे योगदान भी किसानों को दे रही है, पाइप डाल रही है। जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से किसान लोग, बहुत लोग गन्ने में भी इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका किसान लोगों को फायदा मिला है 25%। और ये धीरे धीरे ही किसान लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे लागू कर रही है। जब से हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर बुसरेड्डी साहब आए हुए हैं गन्ने के, तब से इन्होंने बहुत से इतना ज्यादा किसानों को जागरूक किया है। जैसे बायो कंट्रोल की भी लैब स्थापित की है। हमारे 3 सेंटर हैं, सेवरई, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर में। उसी तरीके से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हमारी 3 जगहों पे हो रही है, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। तो काफी किसानों का झुकाव हुआ है मृदा परीक्षण पे, और किसान करा रहे हैं। और साथ में बायो फर्टिलाइजर भी हमारे शोध केंद्र से उठा रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। कुछ हमारा गन्ना विकास की तरफ से जिला गन्ना अधिकारी हैं या उप गन्ना आयुक्त अधिक महोदय हैं, तो उनके द्वारा भी बायो फर्टिलाइजर हमारा शोध केंद्र से किसानों के यहाँ जा रहा है और उसको काफी प्रयोग कर रहे हैं। यानी देखिए, नई तकनीक के साथ कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से गन्ने की जो खेती है वो की जा सके, और इसके लिए सबसे पहले काम किया जा रहा है उसके आधार पर, यानी मिट्टी पर कैसे उसका स्वास्थ्य जो है बेहतर बना सकते हैं, उसके बाद अच्छी उपज ली जा सकती है, और साथ ही मोटे अनाज के प्रसंस्करण के जरिए कितना लाभ हमारे अब किसानों को मिल रहा है। इस बारे में आगे भी हमारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, और गन्ने की बुआई से पहले कैसे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं और कितना ज़रूरी, कितना लाभ इसके ज़रिए आपको मिल सकता है। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर हमारे, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास आया हुआ है रश्मि जी का, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर शालिनी, रश्मि जी जानना चाह रही हैं कि पहले सोयाबीन का प्रसंस्करण करती थी, अलग अलग उत्पाद बनाती थी, लेकिन जो पोषक अनाज
हैं, अगर उसके ज़रिए ये अगर उत्पाद बनाना चाह रही हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग इनको कहाँ से मिलेगी, और उपभोक्ता जो हैं वो प्रोटीन की जब बात करते हैं तो कैसे उनको हम बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा है? जी बिल्कुल, आप रश्मि जी CIAE भोपाल वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकती हैं। वहाँ पर कई सारे हमारे वैज्ञानिक हैं जो बहुत अच्छा, उन्होंने कई सारे उत्पाद बनाए हैं आपके श्री अन्नों से। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, यानी कि इनमें लोच नहीं होता, प्रोटीन जो पकड़ के रखती है गेहूं के आटे को, बेल सकते हैं आराम से, वो प्रोटीन इसमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री अन्नों में प्रोटीन की कोई कमी है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक है। यानी कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि हमें भोजन से ही जो अमीनो अम्ल जो प्रोटीन को बनाते हैं, वो 20 अमीनो अम्ल जो हैं उनकी मात्रा सबसे अधिक इनमें हमें मिल सकती है, काफी अधिक मात्रा में है। लेकिन इनके साथ भी दालों को खाना आवश्यक है, जैसे लाइसिन की आहार यानी जिसे हम कहते हैं। जी, लाइसिन की मात्रा बाकी जो पारंपरिक अनाज हैं उनसे बेहतर है, जो उनमें कम है, लेकिन साथ में इसके भी दालों को खाना अच्छा माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, संतुलित आहार की लगातार हम बात करते हैं, जब भी पोषण की बात कही जाती है तो संतुलित आहार होना चाहिए, और संतुलित आहार में अब लगातार जो हमारे पोषक अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, इनको शामिल किया जा रहा है, और लगातार इस तरफ जो उपभोक्ता हैं उनका भी जो झुकाव है वो हम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आज के समय में जब किसान गन्ने की खेती करते हैं तो बताया ये भी जाता है कि नई तकनीक के साथ आप कर रहे हैं तो उसमें जो बीज का अंतराल है वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन क्या उस क्षेत्र में हमारे पास विकल्प है? अगर कोई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है तो क्या वहाँ पे कुछ उसकी बुआई कर सकते हैं? हाँ, इसमें कर सकते हैं। जैसे जो अभी किसी ने मई में गन्ना बोया है, अगर बीच में उसने जैसे ट्रेंच मेथड से गन्ना अगर बो रखा है, या वो 90 सेंटीमीटर पे गन्ना बो रखा है, तो इसमें मोटे अनाज में मक्का का बीच में आप डाल सकते हैं बीज, जिससे क्या होगा कि वो उससे कुछ ऐसे जो रोग होते हैं वो हमारे मक्के पे ही अटैक कर जाएंगे, और उसके भुट्टे को तोड़ के फिर उसको वहीं पे वो पौधा डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये इसमें बीच में प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से जब क्योंकि अलग अलग रोग, जैसे उकटा रोग की बात की जाए तो माना जाता है फसल चक्र अपनाएंगे तो मिट्टी की सेहत पे असर पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो किसान है उनके सामने खरपतवार की भी चुनौती रहती है। तो क्या अगर मिट्टी हमारी सही नहीं है तो हम ये भी मान सकते हैं कि एक कारण ये भी है खरपतवार की समस्या के लिए? नहीं, अगर मिट्टी हमारा सही है तो कोई खरपतवार उगते हैं, लेकिन उसके निराई गुड़ाई या उसका रासायनिक नियंत्रण से भी उसको हम निदान कर सकते हैं, या मैकेनिकल में खुरपी से या कस्सी से गुड़ाई करके उसका भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा बहुत खरपतवार निकलते हैं। जहाँ पर हमारी बंजर है तो वहाँ पे तो नहीं उतना ज्यादा खरपतवार उगता है। जी बिल्कुल है। लेकिन अब जिस तरीके से आज के समय में ड्रेंच विधि या दूसरी और अन्य तरीके हमारे पास हैं, तो उनके जरिए हम मान सकते हैं कि बेहतर उपज हम ले सकते हैं गन्ने की। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे अगर हम सामान्य गन्ने की बुवाई करते हैं, जैसे सपोज कर लो 100 कुंटल प्रति बीघा हमें मिल गया, अगर हम उसी को हम ट्रेंच मेथड से बोएंगे तो निश्चित रूप से हमारा 25% उत्पादन अधिक बढ़ जाएगा। 125 कुंटल भी मिल जाएगा, 135 कुंटल भी मिल जाएगा, और गन्ने की गर्थ, हाइट, मोटाई है वो भी मुझे अच्छे उसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उपयोग कर सकते हैं किसान। जी बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर शालिनी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा अभी हम बात कर रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, क्या उसके तहत जो किसान है वो श्री अन्न की खेती करें, या आप उनको ये सुझाव देना चाहेंगे कि वो सह फसली खेती भी कर सकते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही मिलेट्स का हो, बल्कि दूसरे मिलेट से भी आप उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक मिलेट पर का उत्पाद बनाने में कोई भी, अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मिलेट्स आते हैं तो मिलेट्स में तो 9 प्रकार के हैं, और आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के श्री अन्न उग सकते हैं, जिसके लिए उपयुक्त वातावरण है वो देखना पड़ेगा। हर प्रकार की मिलेट हर जगह नहीं उगती, तो वो भी देखना है। और जो आपके
क्षेत्र में उग रही है या पारंपरिक तरीके से उगाई जा रही है उसी को थोड़ा और बढ़ाएं, उसकी अच्छी किस्में लें, अच्छी किस्म के बीज प्राप्त करके उसको हम बढ़ाएं और वहीं पर उसका प्रोसेसिंग भी कर दें, रोस्टिंग कर दें, फ्लोर बना लें, फ्लेकिंग कर दें, तो यानी अलग अलग उत्पाद तैयार हम कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि अब विश्व में पहले पायदान पर हम हैं, जब जनसंख्या की बात की जाती है तो एक ये चुनौती हमारे सामने भी है। खाद्य सुरक्षा हमने सुनिश्चित की, आज के समय में रिकॉर्ड उपज हम भले ही ले पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पोषण है, कुपोषण के खासतौर से आंकड़े देखें तो वाकई थोड़े से भयावह हमें लगते हैं। तो उस स्थिति में और भी ज़रूरी कि इनके ना सिर्फ खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि प्रसंस्करण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल खेती करें, प्रसंस्करण करें और सेवन करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बहुत ही कई बार असमंजस होता है कि जब हमारे पास बाजरा और आयरन से रिच इतने सारे श्री अन्न हम लोग हमारे देश में उग रहे हैं, फिर भी हमारे देश में 50% बच्चे अनीमिक हैं, खून की कमी बहुत सारी 60% महिलाओं में खून की कमी है, जबकि इतने अच्छे हमारे पास विकल्प हैं, कीनवा है, बाजरा है, बहुत सारे कोडो है, ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि हरी कंगनी है, इतनी सारी हमारे पास है, लेकिन हम लोग सेवन ही नहीं करते। तो उनको उनको उगाना है, पहले बात उनकी मात्रा बढ़ानी है और प्रसंस्करण कर उनको अपने भोजन में उपयोग करना है। यानी काफ़ी हद तक अगर देखा जाए जो किसान है, देखिए वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रकबा जो है, जो उपज है मोटे अनाज की, उसमें इतना इजाफा हुआ है। अब आवश्यकता ये कि बतौर उपभोक्ता हम जो पोषक अनाज है, जो श्री अन्न है, उसको अपने भोजन में शामिल करें, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमें हमारे शरीर को मिल पाए बल्कि उस आर्थिक रूप से भी एक फ़ायदा जो है किसान को हो सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपसे भी जानना चाहेंगे संक्षिप्त में और किस तरह की सावधानी जो किसान है उनको रखनी होगी गन्ने के लिए। गन्ने की सावधानी किसानों के लिए यह है कि जो आजकल ये बीमारियां या ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसके लिए किसान को अपना बीज पहले उपचारित कर लेना चाहिए। जैसे जब हम गन्ने की बुवाई करें उस समय हमें जैसे 2 आंख के टुकड़े उसको काट लीजिए, और फिर जो हमारी बवास्टीन दवाई, पहले तो एक लाल मेथड से की जाती थी दवाई से, लेकिन एक लाल बैंडेड हो चुकी है तो बवास्टीन दवाई आती है। 2 ग्राम दवाई लीजिए, 200 ग्राम लीटर पानी में उसमें घोल लीजिए और घोलने के बाद फिर उसी में टुकड़े डाल लीजिए और 10-15 मिनट बाद निकाल दीजिए और फिर उसके बाद उसकी बुवाई कुएं में करें तो निश्चित रूप से हमारी जो बीमारियां जो फैल रही हैं तो वो भी कम हो जाएंगी और हमारा बीज शुद्ध भी हो जाएगा। बिल्कुल, तमाम फायदे जो हैं, फायदे भी हैं। दूसरा हमारा जैसे टाइकोकार्ड और भी जो फायदे उनके बारे में, तो उससे भी हम उसको उपचारित भी कर सकते हैं, उपचारित करना चाहिए। डॉक्टर वेद प्रकाश, समय का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिलहाल आज इतने फायदे आपने हमें बता दिए। साथ ही डॉक्टर शालिनी जी, आपका और वेद प्रकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दी आज। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से मोटे अनाज का प्रसंस्करण कर सकते हैं और गन्ने की बेहतर उपज कैसे मिल सकती है मिट्टी की जांच करा के। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको बता दें, जिससे पहले से ही अपने सवाल आप तैयार करें। सतत कृषि, टिकाऊ खेती, जी हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उसी से संबंधित जानकारी जो है आपको दी जाएगी। अगले विषय आपने जान लिया है। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना कोई सवाल सुझाव है वो भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर के नंबर आपको याद होंगे, याद नहीं है तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Digital technology is the same revolution